दोस्तों नमस्कार। पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर दिल की गहराइयों से स्वागत है। तो आ जाइए, मैं आपके बीच आ चुका हूं, जुड़ जाइए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूं साइंस के 15 क्वेश्चन की श्रृंखला को। तो दोस्तों सभी लोगों को पता है कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चन को, जिसमें आर्मी भर्ती परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे मैं यहाँ पर कवर करवा रहा हूं। 15 क्वेश्चन की श्रृंखला का आज कल तक हम लोगों ने 32 पार्ट कवर किया था। आज मैं 33 पार्ट आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। तो आप जल्दी से बिना देर किए कॉपी निकालिए और हेडिंग डालिएगा 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट। इसके 15 क्वेश्चन क्या होने वाले हैं, उनके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और शुरुआत करते हैं आज के इस धमाकेदार कक्षा की। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू होना है, इसके पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। सभी लोग अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए जल्दी से। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो एनर्जी कन्वर्जेशन को लेकर चीजें आती हैं एग्जाम में कि एनर्जी ट्रांसमिशन जहां होता है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां ऑप्शन है डायनेमो, मोटर, बैटरी या ट्रांजिस्टर, इनमें आपको देखना है। तो हम लोग देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का योग। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण करती है। और हम देखें कि ऊर्जा की इकाई क्या होती है, तो जूल होती है, तो दोनों की इकाई भी जूल हो जाएगी। अब यांत्रिक ऊर्जा यहां पर बदल रही विद्युत ऊर्जा में, तो ये काम कौन करता है। तो दोस्तों मैं 3 इंस्ट्रूमेंट यहां पर बताने वाला हूं आपको, जो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला इंस्ट्रूमेंट इसमें है डायनेमो, सेकंड इंस्ट्रूमेंट इसमें जनरेटर, थर्ड इंस्ट्रूमेंट यहां पर आ जाएगा टरबाइन। ये तीनों इंस्ट्रूमेंट का सेम वर्क है। सेम वर्क मींस कि ये तीनों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करते हैं। यहां जो ऊर्जा होगी यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट करते हैं। तो सही जवाब यहां पर हमारे पास हो जाएगा, चलिए ऑप्शन नंबर ए, डायनेमो। अब मोटर क्या करती है तो मोटर का काम होता है इसका रिवर्स, यानी विद्युत को यांत्रिक में बदलना। आपको लिखना है ये सारी बातें। वही अगर बैटरी की बात करें तो बैटरी क्या करती है, तो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे टर्म्स आपको मैंने समझा दिए। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है और डायनेमो हर बार आपकी एग्जाम में जरूर आता है। क्वेश्चन नंबर 2, एसआई यूनिट इल्यूमिनेशन में क्या होगा, यानी इल्यूमिनेशन का एसआई यूनिट क्या होता है। अब आधे से ज्यादा बच्चों को इल्यूमिनेशन का मीनिंग भी नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, जो इल्यूमिनेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति। तो इल्यूमिनेशन को प्रदीप्ति के नाम से जानते हैं। और ये प्रदीप्ति है क्या, इल्यूमिनेशन है क्या, किसी भी सतह पर प्रकाश की कितनी मात्रा पड़ रही है, अमाउंट ऑफ लाइट को मेजर करने की यूनिट है दोस्तों। यानी किसी सतह पर प्रकाश की मात्रा को मापना। प्रदीप्ति क्या चीज है, किसी सतह पर, आप लोग लिखना है ये बात, किसी सतह पर प्रकाश की मात्रा को मेजर करना, किसी सतह पर प्रकाश की मात्रा को मापना प्रदीप्ति में मापा जाता है दोस्तों। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, मैं आपको बता दूं, इसका एसआई यूनिट लक्स माना जाता है। क्या माना जाता है, लक्स। जैसे एक बंद कमरे में प्रकाश की तीव्रता कितनी है, या सूर्य का प्रकाश कितनी इंटेंसिटी वाला है, तो उसे लक्स में मेजर करते हैं। लाइट का इंटेंसिटी इसी से मापा जाता है। दोस्तों यूनिक प्रश्न है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा। इल्यूमिनेशन या फिर प्रदीप्ति किसे कहा जाता है, तो किसी भी सतह पर प्रकाश की मात्रा को मेजर करना। तो उम्मीद है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर यहां से काफी अच्छा प्रश्न बन सकता है। प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की इकाई को लाइट ईयर कहा जाता है। वही अगर हम पास्कल की बात करें तो पास्कल किसका यूनिट है, तो दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। और न्यूटन की बात करें तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल और भार यानी कि वेट और फोर्स, इन दोनों का एसआई यूनिट क्या माना जाएगा, तो ऐसा यूनिट माना जाएगा इनका न्यूटन माना जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 3, धातु में धातु का मिश्रण क्या कहलाता है। यानी जब किसी मेटल को मेटल में मिक्स कर दिया जाता है तो उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे। तो आपके पास ऑप्शन है यहां पर दिया गया, मिश्रण, तत्व, परमाणु या फिर एलॉय। एलॉय को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। अब दोस्तों आपको इसका जवाब मिल चुका है
कि जब एक धातु के अंदर किसी दूसरी धातु को हम लोग मर्ज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग एलॉय या फिर मिश्र धातु के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अब हम लोग बात करते हैं कि मिश्र धातु बनाई क्यों जाती है। मिश्र धातु बनाई क्यों जाती है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आयरन होता है। अब आयरन के अंदर स्वतंत्र रहने का गुण नहीं है दोस्तों, ये एक क्रियाशील धातु है, ये अपने कंपाउंड्स का निर्माण करती है। अब अपने कंपाउंड्स बनाने के बाद में ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, अपना मूल रूप खो देगी। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दूसरी धातु मिला देते हैं, जिसकी वजह से इसकी गुणवत्ता में सुधार हो जाता है। तो एलॉय या फिर मिश्र धातु इसलिए बनाई जाती है ताकि इसकी गुणवत्ता में क्या हो, सुधार हो, और ये एक अच्छा प्रॉपर्टी रखे अपने पास। जैसे आप लोग इसमें कई सारी मेटल मिला सकते हो, तो मैंने आपको यहाँ पहला मैं नाम बताने वाला हूँ एक ऐसी मिश्र धातु का जो आयरन के साथ बनती है, या फिर और भी कई सारी अलग अलग है। सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि स्टील की मिश्र धातु, स्टील या फिर इसे हम लोग कहते हैं इस्पात। तो इस्पात किससे बना होता है, तो ये आयरन प्लस कार्बन से मिलकर बना होता है। कार्बन की बहुत कम मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील बना होता है कार्बन, आयरन, क्रोमियम और निकल। आयरन, क्रोमियम और निकल ये मिलकर बनाते हैं क्या, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। वही आपके एग्जाम में हमेशा आया है कि पीतल या फिर ब्रॉस मेटल या एलॉय जो होती है ये किससे बना है, तो कॉपर और जिंक से। कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल के बाद कांसा आता है दोस्तों। बार बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप यहां से एक प्रश्न बनते हुए देखोगे तो ब्रॉन्ज किसका आ जाएगा, कॉपर और टीन का फॉर्मूला होता है Sn। तो ये नाम आपको देखने को यहां पर मिले हैं। तो हमने पढ़ा स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीतल, कांसा और भी कई तरीके की मिश्र धातुएं हैं जिनका कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहां से बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा जाता है, और एलॉयज का सही जवाब होगा धातुओं में धातुओं का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 4, एक तार में एक समान विद्युत दौड़ रही है, तो उस तार पर क्या होगा, बता देना है। कि एक इलेक्ट्रिक वायर है, इसके अंदर अगर हम लोग देखें एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर चार्ज को लेकर बह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर आपको बता देना है कि इसमें क्या होगा, उस तार पर क्या हो सकता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, या फिर केवल विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, या ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि एक लाइव इलेक्ट्रिक वायर होता है, वो अपने चारों तरफ के क्षेत्र में एक विद्युतीय क्षेत्र का निर्माण करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है कि जिस दायरे में ये इलेक्ट्रिक वायर अपना प्रभाव दिखाए, ये विद्युत धारा अपना प्रभाव दिखाए, तो ये विद्युत धारा या विद्युत धारा का विद्युतीय क्षेत्र माना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपको बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अपना मैग्नेटिक इफेक्ट भी दिखाती है, चुंबकीय प्रभाव भी दिखाती है। जैसे आप मोटर के अंदर अगर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग समझेंगे तो उसमें बहुत अच्छा थ्योरी माइकल फैराडे के द्वारा समझाया गया था कि एक रोटर के अंदर जब हम लोग मोटर को अंदर से देखते हैं तो उसमें एक कॉपर की कुंडली होती है, और रोटर उसी से एक विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण घूमता रहता है। तो दोस्तों यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो सही जवाब हमारे लिए हो जाएगा सी वाला, यानी केवल चुंबकीय क्षेत्र और केवल विद्युतीय क्षेत्र, यानी दोनों ए और बी दोनों, इसका हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से ठोस ईंधन कौन सा है, सॉलिड फ्यूल के रूप में आप किसे जान सकते हैं, तो पहला ऑप्शन है केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल या फिर गैस। दोस्तों केरोसिन लिक्विड फॉर्म में होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पेट्रोल भी लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम गैस की बात करें तो ये तो खुद गैस फॉर्म में है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, वो है चारकोल या फिर कार्बन। सही जवाब इस प्रश्न के लिए क्या हो जाना है, चारकोल या फिर कार्बन। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, इनका वेटेज रहता है दोस्तों, पर ऐसे प्रश्नों को हम जानबूझकर रॉन्ग भी करके आते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 6, यदि यूरेनियम निर्वात में रख दें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहां से क्वेश्चन समझना है कि यूरेनियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, और इस धातु को मेटल ऑफ होप या आशा धातु के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से रखना है। यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव या रेडियो सक्रिय तत्व माना जाता है दोस्तों, 92 पर पड़ता है। जैसे एटॉमिक बॉम्ब इसी से बनाए जाते हैं, एटम बॉम्ब वगैरह इसी से बनाए जाते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ के रखना है। अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि अगर यूरेनियम को मैं निर्वात में रखूं तो क्या होगा। तो यूरेनियम अगर हम लोग देखें
अगर यहां से समझे तो यूरेनियम निर्वात में रखने, निर्वात क्या चीज होती है, तो निर्वात की हम बात करें जहां माध्यम अवेलेबल नहीं होता, जहां माध्यम उपलब्ध नहीं होता, जहां माध्यम उपलब्ध नहीं होता। जैसे अगर हम लोग देखें कि जहां ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवेलेबल नहीं हो, उसे हम लोग बोलते हैं निर्वात। दोस्तों इस निर्वात को वैक्यूम के नाम से जानते हैं, वैक्यूम। अब आपको पता है मैंने ये नहीं कहा है कि वैक्यूम के अंदर ग्रेविटी नहीं होता, वैक्यूम में ग्रेविटी तो होगा, बट क्या नहीं होगा, तो वैक्यूम के अंदर नहीं होगा, तो वो है मीडियम यानी कि माध्यम। अब आपको ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि अगर मैं यूरेनियम को निर्वात में रख दूं, यानी जहां पर गैस नहीं है, जहां ऑक्सीजन नहीं है, तो वहां पर ये यूरेनियम जो होगा ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ऑक्सीडाइज नहीं होगा मतलब ऑक्सीकृत नहीं होगा, ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा। तो अगर हम लोग इसे ओपन एटमॉस्फेयर में रख दे तो ये अपना ऑक्साइड बना लेगा। दोस्तों हर धातु अपना ऑक्साइड बना लेती है, पर ये निर्वात में अपना ऑक्साइड निर्माण नहीं करेगी, तो हम लोग बोलेंगे वहां किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। आपको सारी कहानी मैंने समझा दी है कि निर्वात का मतलब क्या होता है। अब मुझे बताइए निर्वात में क्या ध्वनि तरंग गमन करती है, ये क्वेश्चन पिछली बार आया था, लास्ट टाइम ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है कि क्या वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल कर सकता है, तो आपको बताना है कि साउंड के नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम रीजन। वैक्यूम मीडियम में कभी भी साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नीड होता है। सॉलिड में सबसे जल्दी साउंड चलता है, उसके बाद लिक्विड में और फिर आता है गैस में। हमने देखा है कि ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों यहां से काफी सारी जानकारी आपको मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 7 हमारे बीच में। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख रहे हैं, 6 का आंसर हमने देख लिया है। तड़ित होना या गिरने से संबंधित क्या है। दोस्तों लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग कंडक्टर आप लोगों ने देखे होंगे कि हम तांबे के लाइटनिंग कंडक्टर बनाते हैं। अब ये क्या होता है, बिजली गिरने से मतलब क्या है, तो तापमान का बढ़ना, आवेश का भूसंपर्कन, या फिर चुंबकीय क्षेत्र, या फिर आर्द्रता का कम होना, या ह्यूमिडिटी का कम होना। अब आपने यहां पर देखा है कि तड़ित गिरना मतलब ये लाइटनिंग से संबंधित है, तो आवेशों का भू संपर्कन यानी कि जो जितने भी चार्ज होते हैं दोस्तों वो चार्ज हमारे जमीन से टकरा जाते हैं, है ना, चार्ज जमीन से टकरा जाते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने इसको डिस्कस भी किया था, कितने वोल्ट की धारा यहां पर आती है और कितना आवेश आता है वो ध्यान रखना है। अब आवेशों से लेकर भी लास्ट एग्जाम में आपके पास एक प्रश्न आया था, आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं। दोस्तों अपनी नोट्स में जरूर लिखे। देखिए अगर आप में से कई सारे स्टूडेंट हैं जो केवल मोबाइल को ओपन करके बैठे हैं अभी, और मुझे पता है ये बात अच्छे से, मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप अपने नोट्स सामने जरूर रखें और रिटर्न करते चलें। और जो भी आपके ऑफलाइन नोट्स हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, तो आप उनमें ये बातें जरूर लिखें कि आप यहाँ क्या पढ़ रहे हैं। दोस्तों बहुत जरूरी है, मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई कमी मत कीजिए। सफलता तो उस मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करती है कि आपको कितनी जल्दी मिलेगी, मायने रखता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होगा और इसको सी से हम लोग इंडिकेट करते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न आप सभी के सामने है। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। दो बल्ब एक साथ चमक रहे हैं, यदि इनमें से एक अधिक चमकता है और दूसरा कम चमक रहा है, यानी कि दो बल्ब लगाया आपने, एक ज्यादा लाइट दे रहा है एक कम लाइट दे रहा है, तो उस प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर जो प्रतिरोध है या आर है, कैपिटल आर रेसिस्टेंट है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाला जो फैक्टर है वो है प्रतिरोध, कि धारा को रोकता है या इसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो मुझे बताइए जो प्रतिरोध, दोस्तों ध्यान से सुनना, जिसका प्रतिरोध जिस बल्ब में ज्यादा होगा वो कम चलेगा, और जिस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा वो तेज चलेगा। तो ये बात आपको समझ में आई, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा, बिल्कुल सही बात है, कम चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा। अधिक चमकने वाले बल्ब का प्रतिरोध, ये रॉन्ग है, दोनों बल्बों का प्रतिरोध, बल्ब का चमकना प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल निर्भर करता है। प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा के प्रवाह में रुकावट आएगी, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट नहीं आएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रतिरोध की, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, यानी धारा के मार्ग में रुकावट, क्या बोलेंगे इसको हम, धारा के मार्ग में रुकावट। ये लिख लें अपनी कॉपी में। इसका एसआई मात्रक क्या, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाता है ओम, क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। इसे हम लोग इस सिंबल से, ओम सिंबल से शो करते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन यहां से आएगा, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है और प्रतिरोध क्या है, तो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 9, पानी किस तापमान पर उबलता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, या इनडायरेक्टली इसको अगर हम देखें तो पानी का क्वथनांक क्या, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो दोस्तों सभी को पता है जी 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक होता है। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखिए पानी का मेल्टिंग पॉइंट क्या, तो 0 डिग्री सेल्सियस पानी का मेल्टिंग पॉइंट होता है। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट क्या, तो पानी का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। पानी का अधिकतम घनत्व क्या, तो पानी का अधिकतम घनत्व या मैक्सिमम डेंसिटी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये होता है एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। ये 4 टेम्परेचर लिख लीजिएगा, आपकी एग्जाम में ये आपका इंतजार करेंगे। चारों क्वेश्चन जबरदस्त हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो किस तापमान पर उबलेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जल का गलनांक कितने डिग्री, अभी हमने डिस्कस किया कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब 0 डिग्री सेल्सियस। तो 100 को मैंने क्या बोला, 100 को मैंने बोला पानी का बॉइलिंग पॉइंट, पानी का क्वथनांक बिंदु। तो पानी का क्वथनांक क्या होता है, तो क्वथनांक इसका 100 हो जाएगा। और 4 पर क्या होगा, मैक्सिमम डेंसिटी यानी कि अधिकतम, पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होगा, पानी के अणु बिल्कुल पास में रहते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों 4 पर भी पानी बर्फ में रूपांतरित हो जाता है, दोस्तों ध्यान देना क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी पॉइंट है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 11, पहाड़ पर चढ़ते समय दाब बढ़ता है या घटता है, आपको बता देना है। अब दाब का मतलब देखिए, वायुमंडलीय दाब किसको बोलते हैं, वायु द्वारा हमारी सतह पर एक दाब आरोपित होता है, इसका SI मात्रक बार होगा। और जैसे हम हाइट पर चढ़ते हैं तो धीरे धीरे वायुमंडलीय दबाव का मान कम होता जाता है, यानी विल डिक्रीज। तो आपने वायुमंडलीय दबाव तो अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिएगा कि वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर आरोपित दाब, इसे हम लोग शॉर्ट में एटीएम कहते हैं, स्मॉल एटीएम। दोस्तों ध्यान देना, इसका SI मात्रक होता है बार, इसका SI मात्रक बार होता है। और इसे मेजर किया जाता है, इसको मापेंगे कैसे, तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ये बात भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सही जवाब, पहाड़ पर चढ़ते समय दाब क्या होगा, घटेगा। और दाब घटता है इसलिए खाना पकाने में भी कठिनाई होती है, क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 12, पानी का रासायनिक सूत्र, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, H2O होगा। अब ये बाकी के ऑप्शन भी दीजिए, हमारा जवाब ये नहीं है कि केवल पानी पढ़ना है। बताइए NaCl किसका फॉर्मूला है, तो साधारण नमक का, साधारण नमक कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा NaCl। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका फॉर्मूला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का। और D2O क्या है, तो D2O है भारी जल, भारी जल या हैवी वाटर, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हैवी वाटर। तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D2O, भारी जल या गुरु जल के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का सही सूत्र क्या है, ये भी मैं आप लोगों से पुराने सेशन में डिस्कस कर चुका हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं सेशन में, तो आपको ध्यान रखना है। कैमेनोफोर क्या है, इसका नाम आ जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट लिख दीजिए अपनी कॉपी में। और इसे हम लोग लाल दवा के नाम से जानते हैं, क्या नाम से जानेंगे, लाल दवा। अब दोस्तों यहां पर ZnO दिया है, जिंक ऑक्साइड दिया है CH। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है, मैं लिख देता हूं इसका फॉर्मूला अलग से, CHCl3 है ना। क्लोरोफॉर्म जो बेहोशी की दवा होती है निश्चेतक, इसे हम लोग कहते हैं बेहोशी की दवा। कल के सेशन में भी हमने इसको डिस्कस किया था, ध्यान दीजिएगा आप। और N2O की बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, और इसे हम बोलते हैं लॉफिंग गैस या फिर हंसाने वाली गैस। आप लिखते चले, मैं बोल भी रहा हूं, अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही तो हंसाने वाली गैस इसको कहा जाता है। हंसाने वाली गैस किसको कहेंगे, तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे बीच में है। 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचती है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऑप्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। आपके ऑप्शन 4 यहाँ पर 500 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड। आप इसको सेकंड बदलोगे तो यही आएगा, 300 सेकंड या 5 मिनट 19 सेकंड।
259 सेकंड या 4 मिनट 19 सेकंड या 78 सेकंड 1 मिनट 18 सेकंड। आपके पास ये ऑप्शन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 19 सेकंड अप्रोक्स होगा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आया। अब एग्जाम में आता है कि सूर्य के प्रकाश में विजिबल लाइट या दृश्य प्रकाश होता है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इस दृश्य प्रकाश की वस्तुओं से वस्तुओं को देख पाते हैं या देख सकते हैं, ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज, प्रकाश के वेग की गणना किसके द्वारा की गई? प्रकाश के वेग की गणना किसने की थी? तो रोमर के द्वारा ये गणना की गई थी, ध्यान देना है, रोमर के द्वारा। चलिए दोस्तों, तो इस प्रश्न का जवाब, सूर्य का प्रकाश हमारे अर्थ तक 500 सेकंड में आता है, 8 मिनट, इसको आप बदलोगे तो 60 सेकंड में 1 मिनट होता है, तो ये 848 यानी कि 6 एट द 48, 480 सेकंड, 480 सेकंड और 20 सेकंड आपके पास ऊपर बच जाते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 15, गाड़ी आगे पीछे धक्का देने का नियम कौन सा है? बता देना है। आगे पीछे धक्का देने का नियम गाड़ी का कौन सा है? इसमें दिया क्रिया प्रतिक्रिया, या इसको हम थर्ड लॉ बोलते हैं, जड़त्व का नियम, या इसको हम बोलते हैं इनर्शिया, और एक नियम हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी, और एक हो जाएगा हमारे पास घर्षण बल। तो दोस्तों गाड़ी आगे पीछे, देखिए हमने कहा था कि वस्तु की किसी प्रकार की जीद, कि जब कार खड़ी है उसको हम आगे और पीछे की तरफ धक्का देते तो वो उस बात का विरोध करती है। तो ऐसे नियम हमेशा जड़त्व के नियम आते हैं जो न्यूटन की गति के पहले नियम से संबंधित है। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व का नियम के नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, जो काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। दोस्तों आज 33 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास आया बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल 34 सेशन के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। समय हमारे पास कम है, काम है ज्यादा। मिलते हैं हम लोग कल।